केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हुआ है। 17 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पायलट भी शामिल है। करीब 100 से ऊपर लोग अस्पताल में भर्ती हैं। विमान रनवे पर फिसल गया था और एक खाई में गिर गया। खाई 35 फीट की थी। विमान 2 टुकड़े में बट गया और एक भयंकर हादसा हुआ। सब दुख जता रहे हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब भी बहुत नाराज हैं इस बात से। बोल रहे हैं कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और वो घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना भी कर रहे हैं। और इस मौके पर हमारी संवेदना भी विमान हादसे में मारे गए या घायल लोगों के साथ है। और हम उससे भी ज़्यादा संवेदनाएं नीतीश कुमार के लिए व्यक्त करना चाहते हैं। क्यों, आइए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर के माध्यम से हम और आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सब मिलकर नीतीश कुमार के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करेंगे। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से आईसीयू में हैं और जल्द आईसीयू से बाहर आ जाएं, इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। दरअसल ये भूमिका बांधने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि एक कहावत है कि जब अपने घर शीशे के हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। नीतीश कुमार केरल के एयरपोर्ट पर हुए हादसे से दुखी हैं, लेकिन हमारे बिहार का पटना एयरपोर्ट उस बुलेट पर अटका है जो कभी भी बंदूक से छूट सकता है। आपको बता दें, आपके पटना एयरपोर्ट को देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की सूची में 2000 ईस्वी में डाला गया था, सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की सूची में। और 20 साल के बाद भी इस सूची से अभी तक आपका पटना एयरपोर्ट बाहर नहीं निकल पाया है। और बिहार के मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य के एयरपोर्ट पर हुए हादसे को लेकर संवेदना जता रहे हैं। इन 20 सालों में एयरपोर्ट प्रशासन ने कई बार सरकारों या स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखा है, लेकिन बिहार की सरकार कान में कड़वा तेल डालकर सोती रही। पहली सबसे बड़ी समस्या है पटना एयरपोर्ट का छोटा रनवे। केरल के जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है, उसका रनवे 9000 फीट का है और हमारे पटना एयरपोर्ट का रनवे 6500 फीट का है। केरल के एयरपोर्ट से 2500 फीट छोटा। पटना एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों में बैठे यात्रियों की जान हलक में अटकी होती है जब विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा होता है। विमानों को पटना एयरपोर्ट के करीब पहुंचने से पहले काफ़ी नीचे से उड़ाया जाता है ताकि लैंड करते वक्त विमान रनवे से बाहर ना निकल जाए। करीब 2 वर्षों से एयरपोर्ट प्रशासन प्रस्ताव भेज कर थक गया है, लेकिन एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिला। इसके बाद पटना एयरपोर्ट के एक चौहद्दी में फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन है और यहाँ ट्रेनों के संचालन के लिए हाई वोल्टेज के साथ दौड़ती करंट की तारें हैं और उन्हें संभालने के लिए बड़े बड़े खंभे भी हैं और इनकी ऊंचाई भी विमानों के संचालन के लिए खतरनाक है। लेकिन शिकायत के बावजूद पत्ता इधर से उधर नहीं हिला, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद फुलवारी शरीफ इलाके में कई ऐसे मकान हैं जो मानक ऊंचाई से ऊपर बने हुए हैं। एयरपोर्ट प्रशासन कई बार पत्र लिख चुका है, लेकिन एक पत्ता इधर से उधर नहीं हुआ। इसके बाद पटना एयरपोर्ट के एक चौहद्दी में मांस मछलियों की कई दुकानें हैं जो परिंदों को न्योता देती हैं और ये परिंदे हादसे को न्योता देती हैं। पिछले साल 12 से ऊपर मामले में ये परिंदे विमानों से टकराकर कई लोगों को मौत के कटघरे में खड़ी कर चुके हैं। और बिहार के बाबू दूसरे राज्य में हुए विमान हादसे पर अपने शीशे की खिड़कियों से संवेदनाओं का पत्थर फेंक रहे हैं, जबकि उन्हें खुद संवेदना की ज़रूरत है। और यह संवेदना आज हम और आप बिहार के बाबू के लिए व्यक्त करते हैं। अब दूसरी खबर, एक ट्रेन चली है किसान रेल के नाम से। ये ट्रेन बिहार के उन किसानों के लिए चलाया गया है जो जल्दी नष्ट होने वाले कच्चे कृषि उत्पादों को बिहार से ढोकर महाराष्ट्र ले जाएगी। किसान रेल के माध्यम से बिहार में उपजे फलों और सब्जियों को सरकार महाराष्ट्र भेजेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 1 बार चलेगी। ट्रेन के लिए 2 स्टॉपेज दिया गया है, एक बक्सर में है और दूसरा दानापुर में। ये बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है और खुशी की बात यह है कि पहली ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर के लिए निकल गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक ट्रेन को तेज गति से चलाई जाएगी ताकि जल्द से जल्द सब्जियों को लोड करने के बाद महाराष्ट्र के बाज़ारों में इन्हें उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही ट्रेन के रूट को ज़्यादा पैदावार वाले इलाकों के हिसाब से तय किया गया है ताकि किसानों को ज़्यादा दूरी तक फलों और सब्जियों को ढोना ना पड़े। अब तीसरी खबर, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आरोपी बनी रिया चक्रवर्ती से कल 7 अगस्त को करीब 8 घंटे की पूछताछ ईडी ने की है। ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन के मामले को लेकर हुई थी। रिया चक्रवर्ती को बुलाने का नोटिस भेजा गया था।
कई दिनों से फरार हुई अभिनेत्री के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि रिया जांच में सहयोग करना चाहती हैं, इसलिए वो नोटिस मिलने पर समय से ईडी के दफ्तर पहुंच गई। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले कई दिनों से रिया चक्रवर्ती फरार चल रही हैं। बिहार पुलिस भी पूछताछ के लिए गई थी, पर उस वक्त वो गायब थी। ईडी रिया के मैनेजर श्रुति मोदी, भाई सौभिक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनके सीए रितेश शाह से पूछताछ कर चुकी है। धन शोधन रोकथाम कानून के अंतर्गत ये बयान दर्ज किए गए हैं और इन बयानों के हिसाब से रिया चक्रवर्ती के सभी इनकम स्रोत, निवेश, एग्रीमेंट और उनकी संपत्ति का जांच ईडी करेगी। रिया को अगली पूछताछ के लिए 10 अगस्त को फिर बुलाया गया है और हो सकता है कि 10 अगस्त को भी एक लंबी पूछताछ रिया जी से हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।